आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन, है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। अब तो इसी तरह के तमाम दावे करने वाले के नाम था राजीव दीक्षित। जुकाम से लेकर कैंसर तक के दवा का जो भी आज बाबा रामदेव दावा करते हैं, उसी तरह दावा करने वाले राजीव दीक्षित थे। पूरा भारत में सबसे बड़ा दवा का ब्रांड उन्हीं के होता, क्योंकि हर्बल पर सबसे ज़्यादा उनका जोर था। आज के जितने भी एलोपैथिक दवा है, अंग्रेजी दवा है, इन सब खाने से बहुत सारी बीमारियों का एक उत्पत्ति होता है। आप देखते होंगे कि कोई भी, जैसे कि आप मान लीजिए कोई पैरासीटामोल लाते हैं, तो उसमें से आप तो खाते हैं तो वो तो सडनली ठीक हो जाता है 1 या 2 दिन में, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपको बाद में जाकर पता चलता है। इसी तरह से राजीव दीक्षित ने पूरे देश में एक ऐसा लहर फैलाया आयुर्वेद का कि जो पूरे भारत में फैल गया। और फिर इन्होंने बाबा रामदेव के साथ कर मिलकर एक योजना बनाई और उस पर कार्य करने लगे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ही वॉज बॉर्न इन नवंबर 1967 इन अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। और इन्होंने फिर बीटेक किया। बीटेक करने के बाद इन्होंने एमटेक किया। कहा जाता है एमटेक इन्होंने आईआईटी कानपुर से किया, लेकिन इन पर बहुत सारे विवाद हैं। जब कोई आरटीआई किया आईआईटी कानपुर पर, तो इनका वहाँ पर दावा गलत हुआ कि ये ऐसा राजीव दीक्षित नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ से एमटेक नहीं किया। तो इस पर कुछ विवादें हैं, तो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर रिसर्च कर सकते हैं इनका क्या है। और बात करें तो इनकी शिक्षा के, तो इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। क्योंकि इनका मेन फोकस था कि आयुर्वेदा को बढ़ावा देना है। और बहुत सारे ऐसे भाषण या स्पीच में उनको देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने जितने भी अमेरिकन कंपनी या विदेशी कंपनी है, सबको विरोध करते थे। क्योंकि जितने भी अमेरिकन कॉलोनीज यहाँ पर बना रखे थे, अमेरिकन ब्रांड है, जो भी है, इंग्लैंड ब्रांड है, ब्रिटिश ब्रांड है, तो उन सब का जितना भी कंपनी का ब्रांड है, तो उन पर एक ऐसा है कि इंडियन जो अपना हमारा सभ्यता है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। मैकाले के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैकाले पर उन्होंने एक शब्द बोला था कि जब इंडिया में मैकाले गवर्नर बना, तो मैकाले चाहता था कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम, उस पर सबसे बड़ा प्रहार करना चाहता था। तब फिर जब वो इंग्लैंड गया, तब मैकाले ने बताया कि मैं इंडिया में एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रहा हूँ जो तो शारीरिक रूप से भारतीय रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज बन जाएंगे। आज जो देखने को हमारे भारत में मिलता है, सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी चीज़ पहनावा करते हैं, पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ तो अंग्रेजी ही है। और बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो पूरी तरह से अंग्रेजी है। सबसे पहले आप गांव में जाइएगा या कहीं शहर में जाइएगा, बोलिएगा जो भी उनके माता पिता हैं कि अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और कोई भी सरकारी स्कूल का नाम नहीं लेता है, क्योंकि सभी को दिमाग में बस गया है, सभी लोग मानसिक रूप से अंग्रेज हो चुके हैं। दौरे पर गए थे नीदरलैंड राजीव दीक्षित, तब वो एक सम्मेलन में शामिल हो गए। जब वहाँ उन्होंने अपना जो भी प्रोजेक्ट था वो सबमिट कर रहे थे, अपना रिसर्च, तब वो इंग्लिश में बोल रहे थे। तभी उन्होंने, एक डच साइंटिस्ट ने उनको बोला कि आप ये इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, आप अपना भाषा में अपना भाषा में स्पीच दीजिए। तब इन्होंने कहा कि अब मैं अपना भाषा में दूंगा तो आप लोग नहीं समझ पाए। तो उससे बोले इससे नहीं मतलब है, आप अपना भाषा में दीजिए, जो भी है वो हम बाद में देखेंगे। तब से इन्होंने समझ में आया कि जितने भी इंडियन जो जाते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव इंडिया में पड़ा। और फिर डच साइंटिस्ट ने उनको बोला कि अगर आप अभी इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि आपका जो रिसर्च है वो भी कहीं से कॉपी किया गया है। जबकि आप अपने भाषा ना बोल के दूसरे के भाषा कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने दूसरे का रिसर्च कॉपी किया होगा, दूसरे का प्रोजेक्ट कॉपी किया होगा। तो यहाँ पर कॉपी वाला नहीं चलेगा, आप अपना थॉट दीजिए, तभी यहाँ पर सब कुछ हो पाएगा। राजीव दीक्षित का दौरा तिहाड़ में भी रहा, तिहाड़ जेल में भी। एक बार क्या हुआ था कि गुजरात में बहुत सारे कंपनी आए थे, विदेशी कंपनी, तो उन्होंने वहाँ प्लांट लगा रहे थे। प्लांट लगाने के लिए जैसे राजीव दीक्षित को पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे प्लांट लग रहा है, तब राजीव थे अपने कार्यकर्ता के साथ गए, उन सभी को मारा, खूब मारा और मार मार के भगा दिया। क्योंकि जब मारते हैं तो यहाँ पर से अपना जो विदेशी है, तो जितना भी है अपना जो पुलिस है वो तो उनको सपोर्ट करवे करेगा। तब वो राजीव दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके उनको तिहाड़ ले जाया गया। तिहाड़ में उनकी मुलाकात किरण बेदी से, जो कि वहाँ की जेलर थी, वो तिहाड़ का जेलर किरण बेदी थी। तब जब वो तिहाड़ जेल गए तो उनसे कहा कि आप ये शर्ट उतारिए,
तो राजीव दीक्षित थे, वो तो अपना मतलब देसी आदमी थे, बोले मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। तो फिर बहुत बार जेलर बोले थे शर्ट अपना उतारो, शर्ट उतारो, तो राजीव दीक्षित नहीं उतारे। तो फिर बोला क्यों शर्ट उतारे, तो बोला कि मैं यहाँ पर से आपको जितना भी शरीर पर दाग है वो देखने के लिए मैं शर्ट उतरवा रहा हूँ कि आपका जो भी दाग है उसका मैं जांच कर सकूँ। तो बोला शर्ट उतारने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही बोल देता हूँ। तब नहीं उन्होंने उतारा। तब फिर किरण बेदी आए तो बोला क्या यहाँ पर भी तुम ये सब करने लगे, जो भी नियम है उसका फॉलो करो हथियार का। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है। तब फिर बताया, किरण बेदी ने उनको बताया कि 1807 ईस्वी में अंग्रेज ने एक कानून बनाया था जिसमें बताया गया था कि जितने भी जेल में आते हैं कैदी, उन पर सभी को कपड़ा उतरवाया जाए और उनको जलील किया जाए ताकि वो गुलाम देश में रह रहे हैं। लेकिन तभी उनको बोला कि जितना भी 1807 में जो कानून बनाया उसका हमको लिस्ट चाहिए, हमको पढ़ना है। तब उन्होंने, किरण बेदी ने उनको दिया उस कानून का सभी को लिस्ट। तब उन्होंने पढ़ा तो पता चला कि जितने भी मतलब आज़ादी से पहले कानून बनाया गया हैं उसमें तो सभी को सताया जाता था कि मतलब जो भी तुम लोग गुलाम हो, तुम गुलाम की तरह रहोगे, और सबको पूरा कपड़ा उतरवा के उसको पूरा नंगा करके उसको सताया जाता था। तो ये कानून था। लेकिन ये भारत आज़ादी में भी ये कानून अभी तक बरकरार है। तो इन्होंने उस कानून के बारे में खिलाफ उड़ाया था और फिर इस कानून का विरोध किया था। कहा जाता था कि अमिताभ बच्चन जो भी पेप्सी कोला खाते थे, एक बार बीच में 10-20 साल पहले अमिताभ बच्चन बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए थे। तो बीमार होने पर बताया गया कि उनको ने ये जो कोको कोला हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इनका जो प्रचार करते हैं और इनका जो पीते हैं उसी के सेवन से इनका जो किडनी है खराब हो चुका था। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा दवा है जो कि आयुर्वेदा से मैं आपको ठीक कर दूंगा। बहुत सारे मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो कहा जाता था कि ये जो कोको कोला आजकल जितना भी ड्रिंक उनिंग वाला कंपनी है वो जो प्रचार करते हैं, तो उससे बहुत जानलेवा मतलब जो भी होता है हमारे शरीर में भी है, वो प्रभावित करता है हमको, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, इस सबको। और दूसरा सुर्खियों में राजीव दीक्षित, जैसे कि जब पहला बार भोपाल गैस त्रासदी हुआ, जैसे आपको पता ही होगा, तो भोपाल गैस त्रासदी में कहा जाता है कि अंग्रेज का कुछ इसमें हाथ था, बहुत सारी कंपनी का हाथ था कि इसमें भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो उसमें से राजीव दीक्षित सुर्खियों में आए, ताकि जब से ये हुआ उसके बाद इन्होंने आंदोलन एक छेड़ दिया पूरे मतलब देश में कि जितने भी कंपनी है, कहा जाता है कि 5 से 7 हज़ार कंपनी को इन्होंने खिलाफ बोल दिए थे और खिलाफ चल गए कि जितने भी कंपनी है सबको भारत से भगाओ, ये सभी मतलब जो है कि गलत तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सभी को मतलब भगाने का एक पूरा आंदोलन छेड़ दिया था। उसी आंदोलन बहुत दिन चला। फिर रामदेव बाबा से उन्होंने, जो भी पतंजलि है उनमें उन्होंने 2009 में इन्होंने ज्वाइन किया। 2009 में ज्वाइन करने के बाद दोनों एकदम पूरा आ गए, सब कुछ चलने लगा ठीक से, आयुर्वेदा का पूरा प्रचार होने लगा, योग का, दोनों साथ में काम करने लगे। फिर इनका जो है कि 2010 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मिस्ट्री ऑफ राजीव दीक्षित, कहा जाता है कि जब 26 से 29 नवंबर 2010 में इन्होंने छत्तीसगढ़ भिलाई में एक भाषण देने गए थे। वहाँ पर एक कार्यक्रम इनका चल रहा था 4-5 दिन का। जब उन्होंने 29 नवंबर को इन्होंने लौटते हुए भिलाई से एक मतलब जहाँ भी होटल है वहाँ लौटते वक्त इनका दिल का दौरा पड़ा। दिल के दौरा पड़ने से पसीना वसीना आने लगा, तो इनको बगल के हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया। लेकिन वहाँ पर भर्ती कराया, उन्होंने कहा कि मैं ये अंग्रेजी दवा नहीं लूँगा, मैं किसी हकीम को बुला दो, वैद्य को बुला दो, मैं उनसे अपना आयुर्वेदिक दवा लूँगा, मैं ये एलोपैथिक दवा नहीं ले सकता। इसी कारण से उनका ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद अपोलो हॉस्पिटल BSR में भर्ती कराया गया। लेकिन वहाँ पर उनकी डॉक्टर है वो मृत घोषित कर देते हैं। वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनकी जो शव है उनको रामदेव बाबा उनके आश्रम में लाया जाता है और वहाँ से उनकी कार्यक्रम शुरू होती है। कार्यक्रम होने के बाद कुछ दिन के बाद उनका शरीर का जो है कि पीला नीला पड़ जाता है, कान के तरफ और नाक के तरफ। उसके बाद सभी जो उनके समर्थक वो शक करते हैं कि इनको जहर दिया गया है। जहर देने के बाद दिया गया है। उसके बाद बहुत सारे कारण होते हैं, केस चलता है। केस चलने के बाद रामदेव बाबा पर भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन रामदेव बाबा इसको इनकार कर देते हैं। फिर 2019 में जो कि है प्रधानमंत्री कार्यालय से इस केस को दोबारा चालू करने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने हेमा मालिनी पर कहा था कि जो भी हेमा मालिनी साबुन का प्रचार करती है, तो वो साबुन का प्रचार बेसिकली नहीं करती, प्रचार तो करती है लेकिन जो नहाते हैं वो साबुन से नहीं, वो बेसन के जो है बेसन से नहाते हैं, तब उनका जो है शरीर ग्लो रहता है, सब कुछ ठीक रहता है।
तो इन्होंने कहा था कि आप मीडिया में आइए बताइए, लेकिन ये भी नहीं बता पाए। बहुत सारे इन्होंने सेलिब्रिटी हैं जो मतलब बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज़ों का प्रचार करते हैं जो कि एक केमिकल रूप से बनाया जाता है और उसका हमारे शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जितने भी हमारे देश में अभी एलोपैथिक दवाएं हैं उसका एक अलग ही यहाँ पर प्रकार है। तो एडवर्टाइजमेंट पर इनका ये रूप था। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा क्या आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कैमे से नहाती हो? नहीं। लिरिन से नहाती हो? नहीं। मैंने कहा आप नहाती भी हो? तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूं, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूं। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती है तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता। मैंने कहा क्या डर लगता? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे। राजीव दीक्षित का पूरा बायोडाटा। थैंक यू।